हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जी की क्लासेस। तो मैंने आपको बोला था कि हम जो है एक टेस्ट लेने वाले हैं और यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपके 150 क्वेश्चंस होंगे। 2.5 घंटे में आपको करना है। काले या फिर नीले बॉल पॉइंट पेन से आपको फिल करना है। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका पूरा सब्जेक्ट होगा। अगर आप देखो ध्यान से तो 1 से 30 तक आपका सीडीपी होगा। 31 से 90 आपका मैथ साइंस या फिर सोशल साइंस कोई एक आपको करना है। और पार्ट 4 जो कि भाषा एक आपको 91 से 120 तक का करना है। और पार्ट 5 जो है आपको भाषा 2 121 से 150 तक का करना है। ठीक है, यहाँ पर वैसे भी सारी चीज़ें लिखी होती हैं तो आपको कन्फ्यूज़ होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना होगा। ठीक है, यहाँ पे अंकों में, यहाँ पे शब्दों में, और यहाँ पे आपको अपनी साइन करनी है, यहाँ पे इनविजिलेटर का। तो ध्यान से कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले तो लाइक कर दीजिएगा आप सभी लोग अगर आपको वीडियो पसंद आता है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि कल हम एनालिसिस भी करेंगे। ठीक है, जो भी चीज़ें होंगी इंपॉर्टेंट आज वो आप सभी को मिल जाएगी। तो फाइनली टेस्ट लेते हैं और फास्ट करेंगे क्योंकि प्रैक्टिस हो चुकी है। जितना जल्दी जल्दी हो सकेगा इससे आपका भी एक स्पीड बढ़ेगा। ठीक है, सोचने का, समझने का। तो सबसे पहले देख सकते हैं यहाँ पहला यहाँ सीडीपी से स्टार्ट हो रहा है कि शरीर के केंद्रीय भाग से परिधियों या फिर अंगांगों की ओर का विकास दर्शाती है। मतलब द डेवलपमेंट फ्रॉम सेंट्रल पार्ट ऑफ द बॉडी टुवर्ड्स पेरिफेरीज आर एक्सट्रीमिटीज डिनोट्स द। तो इसका क्या मतलब होता है? ये होता है आपका प्रोक्सिमो डिस्टल डेवलपमेंट, मतलब कि केंद्र से बाहर की ओर। ठीक है, तो ये होता है प्रोक्सिमो डिस्टल। ये आप लोगों ने सीडीपी में थ्योरी पढ़ा ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्कूल बच्चों की समाजीकरण की एक ऐसी संस्था है। हम लोगों ने कई बार बातें भी की हैं कि जो स्कूल होता है वो चिल्ड्रन ऑक्युपाई द सेंट्रल पोजीशन। बेसिकली अगर देखा जाए तो एक ऐसा संस्था होता है जहां पर प्रमुख स्थान स्कूली बच्चों का होता है, टीचर का थोड़ी ना होता है। मेन जो सेंटर पे फोकस किसका होता है? वो बच्चों का ही होता है। ठीक है, तो जब भी ऐसे कोई क्वेश्चन पूछेगा कि स्कूली बच्चों के समाजीकरण के किस तरीके का है, तो एक ऐसा प्रमुख स्थान है जहां पर ये स्कूली बच्चों का होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा दूसरे का पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब आप एक शिक्षक समूह से जुड़ जाते हैं और अपने समूह के अन्य लोगों की तरह पोशाक धारण करने लगते हैं तो आप क्या प्रदर्शन कर रहे हो? आप एक तरीके से कॉन्फॉर्मिटी दिखा रहे हो ना, समूह की अनुरूपता को दिखा रहे हो। क्योंकि हम मान लीजिए मैं किसी ग्रुप से जुड़ी हुई हूँ, तो जो वहाँ पे ड्रेस कोड चलेगा मैं भी वही फॉलो करूंगी। तो इसका मतलब कि मैंने क्या किया है? समूह की अनुरूपता है, ये एक कॉन्फॉर्मिटी हम इसे बोलते हैं। पहचान, आज्ञाकारिता, पालन नहीं, इसको बोलते हैं अनुरूपता, कॉन्फॉर्मिटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु के स्थायित्व की अवधारणा पियाजे के विकास के किस चरण में होता है? देखिए, जब भी बात होगी आपकी ऑब्जेक्ट परमानेंस, इस चीज का ध्यान रखिएगा। ऑब्जेक्ट परमानेंस हमेशा आपका सेंसरी मोटर में होगा, संवेदी गामक। ठीक है, वस्तु स्थायित्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम की योजना किसके संदर्भ में बनाई जाती है? मतलब जो इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम होता है वो इस प्लान फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ किसके में बनाई जाती है? तो जो भी व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम होता है वो बाल केंद्रित होता है। ध्यान दीजिएगा, जब भी कहीं पर भी चाइल्ड सेंटर्ड होगा ना, ये एक पॉजिटिव टैग वर्ड है और आप हमेशा इसी के साथ जाना, बाकी किसी के भी नहीं। ठीक है, दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महीनों की आयु के बीच अधिकांश बच्चे शब्दों को मिलाकर छोटे छोटे वाक्यों में बोलना शुरू कर देते हैं। मतलब कितने महीने के बच्चे? तो देखिए ये होते हैं 18 से 24। 18 से 24 महीने की एज वाले बच्चे होते हैं, वो छोटे छोटे वाक्य सेंटेंस बोलना स्टार्ट करते हैं। तो ये रट्टा वाला क्वेश्चन है, इसको याद कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टफ क्वेश्चंस तो कर ही चुके हो और एग्जाम से एक दिन पहले टफ क्वेश्चंस कराने का कोई मतलब नहीं होता है क्योंकि डीमोटिवेट कराने का पर्पस नहीं है। मैं चाहती हूँ कि आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड रहे और आसान क्वेश्चंस अगर आप कर लेंगे ना तो आपको ये लगेगा कि आपकी तैयारी अच्छी है और कल भी आप अच्छा परफॉर्मेंस करके आएंगे। अब आज मैं एकदम टफ टफ क्वेश्चन ले लूँ और एग्जाम से एक दिन पहले आपको लगेगा कि यार ये कैसा क्वेश्चन है, मेरे से आ ही नहीं रहा है, तो एक तरीके से ना डिमोटिवेशन भी होने लगता है। तो कहीं ना कहीं सारी चीजें इसीलिए कराई जा रही हैं ताकि आपका कॉन्फिडेंस बना रहे। 7 क्वेश्चन देखिए, द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस क्वेश्चन और आईक्यू वाज डेवलप बाय, ये किसने इसकी अवधारणा दी थी बताइए? तो वो दिया था स्टर्न ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सृजनात्मकता क्रिएटिविटी इज थॉट टू बी रिलेटेड टू द कॉन्सेप्ट ऑफ। और ये जो क्रिएटिविटी होती है ना, याद रखिएगा, ये हमेशा डाइवर्जेंट थिंकिंग से से रिलेट होता है। डाइवर्जेंट का मतलब ये होता है कि आप एक कोई भी इवेंट है, आप इसके मल्टीपल चीज़ों के बारे में सोचोगे। डाइवर्जेंट, डाइवर्जेंट एक पॉजिटिव टैग वर्ड है। ठीक है, और क्रिएटिविटी, सृजनात्मकता को विविध सोच की अवधारणा से ही हम एक तरीके से रिलेट करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी भाषा के स्वीकृत ध्वनि संयोजकों को इसके नियमों के अंतर्गत बताया जाता है। द एक्सेप्टेबल साउंड कॉम्बिनेशंस ऑफ अ लैंग्वेज आर स्पेसिफाइड इन इट्स रूल्स। तो देखिए ये भी आसान सा क्वेश्चन है, यहाँ पर साउंड की बात हो रही है और फोनोलॉजिकल, ये भी आपका, जैसे हम फोन, आप फोन देखिए ना, फोन पे अगर हम किसी से बात करते हैं तो साउंड के ही तो थ्रू बात करते हैं, तो एक तरीके से आप इसको रिलेट कीजिए, फोनो साउंड आपका फोनोलॉजिकल, फोन से रिलेटेड होगा, ठीक है। चलिए, जब सोचने की प्रक्रिया किसी भाषा के द्वारा प्रभावित होती है तो ऐसी स्थिति को हम क्या कहते हैं? जो हम थॉट प्रोसेस हमारे मन में है वो किसी भाषा के द्वारा प्रभावित होगी, तो हम इसको क्या कहेंगे? इसको हम एक तरीके से भाषा निर्धारित कहेंगे, लिंग्विस्टिक डिटर्मिनेशन, ठीक है। जब भी ये देखो ना, यहीं से आप पकड़ सकते हो, ये कीवर्ड, मैं हमेशा बोलती हूँ कीवर्ड से ही आपको पकड़ना होगा। तो जब भाषा के द्वारा प्रभावित हो रही है तो भाषा निर्धारित ही होगी वो, ओके। चलिए, अपने देखिए कितना मिनट हो रहा है, 5 मिनट में हमने 11 क्वेश्चंस कर लिए, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको भी स्पीड मेंटेन करनी होगी ताकि आप पैसेज के लिए टाइम बचाएं। अपने अनुभव और लक्षणों के आधार पर उपकरणों में खराबी के कारण की परिकल्पना का परीक्षण कर रवि उपकरणों से मरम्मत कराता है, वो क्या उपयोग कर रहा है? देखो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या पूछा है कि वो अपने अनुभव और अपने लक्षण के आधार पर जो उपकरण है उसमें खराबी के कारण की परिकल्पना कर रहा है, ठीक है। परिकल्पना का परीक्षण करके वो रवि उपकरणों की मरम्मत करता है, तो वो क्या उपयोग कर रहा है? ही यूजेस, क्या वो इनसाइट यूज कर रहा है? एल्गोरिदम, कलन विधि नहीं होगा, मेंटल सेट नहीं, ये एक तरीके से अनुमानी विधि है और इसको भी आप आराम से पकड़ सकते थे। परिकल्पना, इसका मतलब ये एक तरीके से आप सोच रहे हो, हाइपोथेसिस कर रहे हो, तो इसको हम एक तरीके से अनुमानी विधि ही कहते हैं, जिसमें आपका होता है ह्यूरिस्टिक विधि। यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि रवि जो है रिपेयर्स कर रहा है अप्लायंस बाय टेस्टिंग हाइपोथेसिस अबाउट द कॉज ऑफ द मालफंक्शंस बेस्ड ऑन हीज एक्सपीरियंस विद द सिम्टम्स। किसी और के एक्सपीरियंस पे ये जो है अप्लायंस को, उपकरण की मरम्मत कर रहा है, और ऐसी विधि को हम अनुमानी विधि कहते हैं, ह्यूरिस्टिक, ओके। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, दिव्या अक्सर निर्देशित कार्यों को छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित करके आसान बना लेती है। जैसे कि मान लो मैंने आपको सब्जेक्ट बोला है हिस्ट्री, अब किसी किसी को हिस्ट्री बहुत टफ लगेगा, तो आप क्या करोगे? इसको पार्ट वाइज में ऐसे बांट दोगे कि 2 चैप्टर आज करेंगे, 2 चैप्टर आज, 2 चैप्टर आज। तो इससे आपने क्या किया? आपने आसान बना लिया और इसमें आपको दिक्कत भी नहीं होगी। तो इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं उसको हम बोलते हैं सब गोल एनालिसिस, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ये टर्मिनोलॉजी है जो कि इसके लिए यूज होता है, ठीक है। तो वो क्या यूज कर रही है? सब गोल एनालिसिस। हम यहाँ पे कम नहीं कर रहे हैं, हमने कोई यहाँ पे सेकेंडरी नहीं यूज किया है, ना ही मैं यहाँ पे कोई फिक्स्ड कर रही हूँ, बस मैंने अपना एक सब गोल एनालिसिस कर लिया है कि इतना ही बड़ा हिस्सा है, इसको मैं पार्ट वाइज में डिवाइड करूंगी और ये मेरे लिए आसान होगा, ओके। नेक्स्ट, पुरुष और महिला की भूमिकाओं का निर्धारण समाज करता है। ये क्या है बताइए? क्योंकि जो जेंडर होता है ना, वो एक सोशल कंस्ट्रक्ट होता है, लैंगिकता जो होती है वो एक सामाजिक अवतरण है, ठीक है। ये कोई अंतर्निहित आनुवंशिक अंतर्ज्ञानी नहीं है, क्योंकि समाज निर्धारित कर रहा है तो इसका मतलब वो एक सोशल कंस्ट्रक्ट हुआ। तो यहाँ से भी आप इसको पकड़ सकते थे अपने आंसर को, क्योंकि समाज वर्ड केवल और केवल इसी में है, ठीक है। तो ये कुछ तरीके हैं, अगर क्वेश्चंस ना आए तो आपको कीवर्ड्स के साथ जाना है, ओके। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रेडिंग, कोडिंग, अंकन, क्रेडिट संचय प्रणालियां के कुछ उदाहरण बताइए। इसका मतलब कि आप मुझे बताओ, आप ग्रेडिंग कोडिंग ये कब करते हो? जब हम अचीवमेंट, मान लो कोई स्टूडेंट्स है वो अचीव कर रहा है कुछ, तो हम वहाँ पर हम ग्रेडिंग, स्कोरिंग, ये अंकन, इन सब की यूजेस करते हैं। अब ये यहाँ पर लिख रहा है कि ये मूल्यांकन की प्रक्रिया है, नहीं, ये मूल्यांकन की प्रक्रिया नहीं, अचीवमेंट पे हम देते हैं किसी को ABCD। ये बच्चों की स्थिति का भी नहीं है, ये कोई रिपोर्ट कार्ड नहीं है। देखिए लिखा है कि एकेडमिक प्रोग्रेस इन रिपोर्ट कार्ड, नो, ये लिखा है कि स्कोरिंग प्रोसीजर ऑफ असेसमेंट, जो असेसमेंट ऑफ लर्नर्स अचीवमेंट, मतलब जो अधिगम करता है उसकी उपलब्धि के आकलन की एक गणन विधि है, स्कोरिंग इसको बोलते हैं, ठीक है। मतलब कोई क्लास में मैंने कुछ होमवर्क दिया, फिर मैं उसमें देखूंगी कि किसने कितना काम किया है, कोई प्रोजेक्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो एक तरीके से मैं यहाँ पे गणन विधि यूज करूंगी स्टूडेंट्स के अचीवमेंट का, ठीक है। तो ये इस तरीके का असेसमेंट है, तो इसमें कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होना। ऑप्शन नंबर 4, आप मेरे से भी फास्ट कर लोगे एग्जाम में, क्योंकि यहाँ तो हम समझ रहे हैं। असेसमेंट ऑफ लर्नर्स अचीवमेंट हेल्प्स द टीचर्स टू, ये क्या होता है? अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि का आकलन शिक्षकों की सहायता करता है, किसमें करता है बताइए? तो वो करता है इवेल्युएट द इफेक्टिवनेस ऑफ पेडागोजी,
शिक्षण अधिगम विधियों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने में, रिकॉर्ड रखने में, क्षमता समूह बनाने में, या फिर गतिविधि सूची तैयार करने में नहीं। जब भी असेसमेंट ऑफ लर्नर्स अचीवमेंट की बात होगी तो आप इसका मतलब क्या कर रहे हो, हेल्प द टीचर टू इवेलुएट द इफेक्टिवनेस ऑफ पेडागोजी। ठीक है, चलिए दूसरा हो गया, समावेशी शिक्षा किसके सिद्धांत पे आधारित होती है, इंक्लूसिव एजुकेशन। मैंने बार बार बताया है, इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब होता है बिना किसी भेदभाव के सबको एक साथ एक ही क्लासरूम में हम एक साथ बैठाकर पढ़ाते हैं। इट मीन्स कि क्वालिटी होती है। ठीक है, तो आप समझ सकते हो कि आप किसके साथ जाओगे, और वो है ये रहा, इक्विटी एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी। यहाँ पे कोई बैलेंस नहीं हो रहा है, सामाजिक संतुलन या फिर कोई एग्जिस्टेंस या फिर ग्लोबलाइजेशन या फिर कोई वर्ल्ड ब्रदरहुड, नो। यहाँ पर हम समावेशी शिक्षा की बात कर रहे हैं और ये आधारित है समता और समान अवसर पर। सो ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखिए, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम वर्ष किस में लागू किया गया है, ये बताइए। तो ये आपको याद रखना है कि ये लागू किया है 2016 में। ये तो रट लेना, ठीक है, मे भी आपको स्टेटमेंट में देखने को मिल जाए। ये देखो, ये वन लाइनर क्वेश्चन जो हम यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, ये आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं मिलेगा, लेकिन ये किसी ना किसी क्वेश्चंस के ऑप्शंस में आएगा जरूर। ऐसे ही जब आप प्रैक्टिस करते हो तो ये आसान बनाएगा। ठीक है, 18 देखिए, थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन यहाँ पर एक मिला भी। देखो, चिल्ड्रन विद इंडिविजुअल डिफरेंसेस शुड बी टॉट इन अ स्कूल हैविंग टीचर्स। व्यक्तिगत विविधताओं वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए ऐसे विद्यालय होने चाहिए जहां पे शिक्षक, देखो हर एक बच्चा एक दूसरे से अलग है, तो कभी भी किसी भी सारे बच्चों को सेम होमवर्क नहीं देना है, सेम एक्टिविटीज, सेम प्रोजेक्ट नहीं देना है। हमें देखना है कि बच्चा किस लेवल पे है, उस अकॉर्डिंग हमको उनको कोई भी काम देनी है। ये नहीं कि आप सोचो कि अरे ये तेज बच्चा है, लाओ टफ क्वेश्चंस देते हैं, ऐसी गलती नहीं करनी है। तो यहाँ पर आप समझ सकते हो कि आपको बच्चों की जरूरत के अकॉर्डिंग आपको अपनी टीचिंग स्ट्रेटेजी, टीचिंग जो मेथड है उसमें भी चेंजेस करने चाहिए। तो पहला लिखा है कि व्यक्तिगत विविधताओं के आधार पर वर्गीकृत की गई कक्षाओं के विभिन्न वर्गों में पढ़ा सकें, नो। ये लिख रहा है कि डिफरेंट सेक्शन ऑफ क्लासरूम बेस्ड ऑन देयर, ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए, एक ही साथ पढ़ाओ भाई, बट आप अपनी मेथड्स को चेंज करते रहो। यहाँ पर लिखा है कि ट्रेन्ड टू यूज डिफरेंट पैडागोजी टू मीट देयर डाइवर्स लर्निंग नीड्स। जी हाँ, विविध अधिगम आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न शिक्षण अधिगम प्रविधियों का प्रयोग करने में प्रशिक्षित हो, कि आप बच्चों की आवश्यकता के अनुसार अलग अलग शिक्षण अधिगम प्रविधियों को यूज करने में ट्रेंड हो, ये आपको पहले से पता होना चाहिए। अब यहाँ पे लिखा है कि विशिष्ट व्यक्तिगत विविधताओं वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए, नो। स्पेसिफिक इंडिविजुअल डिफरेंसेस पे ही थोड़ी ना फोकस करेंगे। ट्रेन टू मेक देम होमोजीनियस लर्नर्स, समरूप, ये तो वैसे भी नहीं होगा। इंडिविजुअल डिफरेंसेस का मतलब होता है कि आपको उन बच्चों की आवश्यकताओं के अनुसार अपनी भी टीचिंग स्ट्रैटेजीज में चेंजेस करना चाहिए, और वो आपको पहले से पता हो। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर 2। 19 क्वेश्चन देखिए, ये तो बहुत आसान है। फ्री एंड राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट है ये, कि 2009 दिव्यांग बच्चों की निःशुल्क शिक्षा के अधिकारों को सुनिश्चित करता है। एज बताना है आपको, और ये आपको याद रखना है, दिव्यांग बच्चों की बात कर रहा है तो दिव्यांग बच्चों का है 6 से 18, और नॉर्मल कितना है 6 से 14, तो ये याद रखना। ठीक है, कई लोग इस पे चले जाएंगे एकदम तुरंत, इस पे मत जाना, क्वेश्चंस में देखो क्या लिखा है। अगला देखिए, विविध अधिगमकर्ताओं के लिए सुगम्य स्वरूपों में शिक्षण अधिगम सामग्रियां प्रदान करने का तात्पर्य किससे है, ये बताइए किससे है। तो देखिए, यहाँ पर बात हो रही है कि जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स आपको प्रोवाइड करना है, डाइवर्स लर्निंग एम्प्लाइज, तो क्या होगा इसमें, सार्वभौमिक समावेशी शिक्षा के नैतिक विचार, या फिर व्यावसायिकता की सार्वभौमिक संहिता, या फिर सार्वभौमिक मानववादी दृष्टिकोण, या फिर अधिगम की सार्वभौमिक संरचना, यूनिवर्सल डिजाइन ऑफ लर्निंग। और देखिए, इन चारों में से जो आपका बेस्ट ऑप्शन है वो यही है, क्योंकि बात हो रही है यहाँ पर, देखिए ये इसने फोकस कर दिया है एथिकल कंसिडरेट को, यहाँ पर कोड ऑफ टीचिंग आ गई, यहाँ पर ह्यूमनिस्टिक हो गई, बट ये सबसे बेस्ट है यूनिवर्सल डिजाइन ऑफ लर्निंग। इसमें क्या होगा कि जो भी टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स आप प्रोवाइड करा रहे हो सुगम्य स्वरूपों के लिए, तो शिक्षण अधिगम सामग्री प्राप्त करने का बेस्ट तरीका यही है। ठीक है, सो दैट्स वाई ऑप्शन नंबर 4। वैसे भी आप समझ सकते हो कि व्यावसायिक एक नेगेटिव वर्ड चला जाता है, और नैतिक विचार की बात हो नहीं रही है, ना ही यहाँ पे कोई व्यावसायिकता की बात हो रही है, ना ही कोई यहाँ पर मानववादी दृष्टिकोण की बात हो रही है, तो इस तरीके से भी ऑप्शंस आप एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, अगला देखिए, स्व जागरूकता एवं संज्ञानात्मक क्षमताओं का नियंत्रण, जैसे योजना बनाना, समीक्षा करना और संशोधन करना इत्यादि किस में अंतर्निहित है।
ये सारे वर्ड्स किस में हैं ये बताइए। और आप भी जानते हो कि ये होता है आपका मेटाकॉग्निशन, जिसे हम बोलते हैं संज्ञान बोध। अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखो, कहीं पर भी अगर आपको ऑप्शंस में मेटाकॉग्निशन मिल रहा है ना, तो आप उसके साथ ही जाना, क्योंकि ये क्या करता है ना, ये सारे वर्ड्स को एक में ही इंक्लूड कर देता है। चाहे वो आपका सेल्फ अवेयरनेस, कंट्रोल ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटीज, प्लानिंग, रिव्यू एंड रिवाइजिंग, तो इसको बेस्ट वर्ड माना जाता है मेटाकॉग्निशन। ठीक है, ये हमारे ब्रेन से रिलेटेड होता है संज्ञान बोध। तो देखो, क्योंकि यहाँ पे कॉग्निशन भी है, मेटाकॉग्निशन भी है, तो सबसे बेस्ट आपका मेटाकॉग्निशन होगा। ठीक है, जब बच्चे प्राप्त की गई सूचनाओं की व्याख्या करने के लिए अपने अनुभव के आधार पर सोचते हैं तो उसको क्या कहा जाता है? जो सूचना उनको प्राप्त हुई है उसकी व्याख्या करने के लिए अपने अनुभव के आधार पर वो सोचते हैं, मतलब खुद के एक्सपीरियंस पे सोचते हैं, तो हम उसे क्या कहेंगे बताइए? और हम उसको कहते हैं ना कॉन्क्रीट थिंकिंग। अमूर्त नहीं, अमूर्त का मतलब आपके सामने प्रेजेंट ही नहीं है, आपको नहीं एक्सपीरियंस है, यहाँ पर कोई क्रिएटिविटी की बात नहीं हो रही है, ना ही रिफ्लेक्टिव की, कॉन्क्रीट थिंकिंग की बात हो रही है। क्योंकि सूचना आपको मिल रही है, उसके व्याख्या के लिए आप अपने एक्सपीरियंस पे सोचेंगे तो आप उसको कॉन्क्रीट ही तो बोलोगे ना। 4, नेक्स्ट देखिए, अधिगमकर्ताओं को व्यक्तिगत क्षमता के आधार पर उनकी कठिनाइयों के विभिन्न स्तरों को ध्यान में रखते हुए पढ़ाने की विधि को क्या कहते हैं? मतलब अपने हर एक बच्चे के क्षमता के आधार पर जो भी उनको कठिनाई हो रही है, क्योंकि अलग अलग लेवल तो होगा ही, आप उसको ध्यान में रख के पढ़ा रहे हो, आप इसको क्या कहोगे? तो हम इसको कहते हैं डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस। और ये आपको पता है, जो केंद्रीय विद्यालय के इंटरव्यू होते हैं ना, उसमें ये पूछा भी गया है कि आपके क्लास में, मान लीजिए आपकी क्लास में हर बच्चा अलग अलग है, हर बच्चे की कठिनाई का स्तर अलग अलग है, तो आप किस तरीके से पढ़ाओगे? और अगर आपने बोल दिया ना कि आपने डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस का यूज करोगे, तो ये बेस्ट मानते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें आप क्या करोगे कि हर एक बच्चे के लेवल के अकॉर्डिंग आप उसको काम दोगे, पढ़ाओगे, प्रोजेक्ट दोगे, एक्टिविटीज़ दोगे, तो ये बेस्ट वर्ड मानते हैं। अगर कहीं पर भी इंग्लिश में जाना, हिंदी में नहीं, क्योंकि हिंदी में ना ये वर्ड बदल देता है कई बार, तो याद रखो डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस बहुत बेस्ट मानते हैं। अगर आपकी क्लास में हर बच्चा अलग है, उसकी कठिनाइयाँ अलग हैं, इंडिविजुअल लर्नर पे अगर आपको फोकस करना है तो आप इसी का यूज़ करोगे। ठीक है, 24 देखिए, मेंटेनेंस इज द स्पेसिफिक स्टेज ऑफ लर्निंग विच इज एंटीसीडेंट टू स्टेज ऑफ लर्निंग। प्रतिपालन अधिगम का एक विशिष्ट चरण है जो कि अधिगम के चरण का पूर्ववर्ती है, और इसका आंसर होगा आपका जनरलाइजेशन। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। चलिए, अभी तो बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं, एसएसटी भी बाकी है। जजोंग का यह मानना है कि संज्ञान और भाव क्या होते हैं, इनके अकॉर्डिंग क्या होता है? कॉग्निशन एंड इमोशन, और ये होते हैं इंडिपेंडेंट। ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन इस बार भी पूछेगा, क्योंकि संज्ञान और ये जो इमोशंस है ना, ये एक टॉपिक बहुत ही फेवरेट है, कहीं ना कहीं ये पूछेगा ही, और ये दोनों क्या होते हैं? इंडिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, 26 देखिए, पहले से सीखे हुए कार्यों में सुधार लाने के लिए शिक्षक बच्चों को प्रदर्शन देकर सिखा रहा है, तो वो किस चीज़ का यूज कर रहा है? मतलब बच्चा पहले से जो सीखा हुआ है उसमें इंप्रूवमेंट ला रहे हैं, तो हम क्या प्रयोग कर रहे हैं क्लास में? हम प्रयोग कर रहे हैं मॉडलिंग इस चीज़ का। ठीक है, इमिटेशन थोड़ी ना हो रहा है, नकल नहीं हो रहा है, मैं उनको ऑब्जर्व नहीं कर रही हूँ, ना ही मैं कोई संशोधन कर रही हूँ, जो उन्होंने पहले से सीखा है उसमें मैं इंप्रूवमेंट ला रही हूँ, और उनको मैं प्रदर्शन देकर सिखा रही हूँ। और प्रदर्शन आप किस में दोगे? मॉडलिंग। ठीक है, प्रतिरूपण। 27, मैन और जैनिस के अनुसार डिसीजन लेने वाले बच्चे समस्या का विश्लेषण करते हैं, एनालिसिस करते हैं, विकल्पों की सूची बनाते हैं, मतलब ये ऑप्शंस हो सकता है, उसके फायदे नुकसान के हर एक स्टेज पर वो विचार करते हैं। तो ये किस तरीके का व्यवहार है बताइए? क्या ये सर्विलेंस है, विजिलेंट है, आउटगोइंग है, ऑटोक्रेटिक है? तो हम इसको बोलते हैं सतर्क। वो सतर्क रहते हैं, विजिलेंट होते हैं। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर 2। 28 देखिए, एक समस्या सुधारक बच्चा किस विचार के आधार पर कथनों की सच्चाई या फिर संभावना का मूल्यांकन करता है? समस्या सुधारक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, इवैल्यूएट, बताइए। लॉजिकल होगा ना, उसके लॉजिक होगी उसकी बातों में, उसके विचारों में। क्रिएटिविटी, एस्थेटिक, अमूर्त नहीं, लॉजिकल होगा। ठीक है, कई बार आपने देखा होगा कि हम बोलते भी हैं कि इसके बात में तो कोई लॉजिक ही नहीं है, प्रूफ करना भी है तो भाई लॉजिक लेकर आओ, बातों में लॉजिक होना चाहिए ना, तब तो समझेंगे। विदाउट लॉजिक हम कैसे कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं? सो ऑप्शन नंबर 4। जिस दिए गए कार्य को करते समय बच्चे स्वयं आनंद लेते हुए अनुभव प्राप्त करते हैं, आप उसे क्या कहोगे? मान लो आपने कोई काम दिया और बच्चा ना उसमें उसको इंजॉय कर रहा है,
इंजॉय करते हुए उसको काम कर रहा है, अनुभव प्राप्त कर रहा है। तो ये बहुत अच्छा काम हुआ कि बच्चे इसको काफ़ी अच्छे से कर रहे हैं, खुश होके कर रहे हैं। तो क्या ये ड्रिल एंड प्रैक्टिस है? नहीं। क्या ये कंज्यूमर टाइप टास्क है? जी हाँ। यहाँ पर कोई प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, ना ये कोई प्रॉब्लम, उनको मैंने कोई प्रॉब्लम थोड़ी नहीं दिया है। मैंने काम दिया है, काम को वो कर रहे हैं, आनंद लेते हुए अनुभव प्राप्त कर रहे हैं। और इसको हम बोलते हैं उपभोक्ता प्रकार का कार्य, कंज्यूमर टाइप टास्क। ठीक है। नेक्स्ट, बहुसंवेदी मतलब मल्टी सेंसरी अप्रोच बहुत ही अच्छा माना जाता है। और ये शिक्षण अधिगम की प्रविधि में अधिगम संवर्धन हेतु दृश्य मतलब देखकर, सुनकर, टच करके और किस संवेदनाओं का एक साथ प्रयोग किया जाता है। आप इसको क्या बोलोगे? और हम इसको बोलते हैं गतिबोधक, कानेस्थेटिक। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। कोई ये वेस्टिबुलर नहीं है, परसेप्चुअल नहीं है, आप ऑब्जर्व थोड़ी ना कर रहे हो। आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? मल्टी सेंसरी अप्रोच का यूज कर रहे हो टीचिंग लर्निंग में। साइमल्टेनियस यूज ऑफ आप विजुअल, ऑडिटरी, टैक्टाइल एंड इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे काइनेस्थेटिक सेंस टू इनहेंस लर्निंग, बच्चों की लर्निंग बढ़ाने के लिए, गतिबोधक। ठीक है, सो इसका हो जाएगा पहला। हाँ जी, तो चलिए हम आ गए हैं पैसेज पे, और जो चीज़ मैंने आपको बताई है वही हम फॉलो करेंगे। और आप देखना, मैं बस एक बार पैसेज पढ़ूंगी, बट आपको आपके कंफर्मेशन के लिए मैं दोबारा से बस यहाँ पर अंडरलाइन करूंगी, ताकि आपको भरोसा हो कि जी हाँ, इस ट्रिक से आपको आंसर मिल रहा है। एक चीज़ और है, यहाँ पर जो नीचे आंसर दिया है आपको इस पर नहीं जाना है, क्योंकि जो स्टूडेंट्स की जो रिस्पॉन्स की होती है ना वही है, और ये अभी वाला एग्जाम का हुआ है। तो चलो, और ये जो स्टोरी है इससे आपको 9 क्वेश्चंस, आप सोचिए इस स्टोरी में 9 क्वेश्चंस दिए हैं, हम 9 क्वेश्चंस को बहुत जल्दी से करेंगे। हाँ, ये हो सकता है कि आपको थोड़ा समझाने में समय लग सकता है, बट कोई नहीं, आप सभी का सपोर्ट है तो वो भी हम कर लेंगे। देखिए, अब ये पैसेज आ गया है, हम इस पैसेज को बिल्कुल भी नहीं पढ़ेंगे। हम क्या करेंगे, एक साथ 2 से 3 क्वेश्चंस याद कर लेंगे, उसका कीवर्ड। तो चलो देखते हैं, और इसी क्वेश्चन से आपको पता चल जाएगा कि पैसेज में किसकी बात हो रही है। तो पहला क्वेश्चन है कि जीवक को कौन सी बात कचोट रही थी। तो आप क्या करिए, आप जो है बस ये कचोट रही, कचोटना, इतना तो आप याद रख सकते हो ना कि कचोटना कुछ वर्ड है, तो हम वहां पर रुकेंगे जरूर। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया, और वहां पर तो आपको नेक्स्ट करना होगा, तो कुछ सेकंड ही लगते हैं, आप नेक्स्ट नेक्स्ट करके 3 क्वेश्चंस पढ़ सकते हो। और नहीं तो आपके पास एक सीट मिलेगी, वहां पर कीवर्ड्स लिख देना, सीट पे लिख दोगे तो भूलेगा भी नहीं, ये भी आप कर सकते हो। चलो, एक क्वेश्चन हमने पढ़ा। दूसरा क्वेश्चन यहां पर है कि जीवक किस प्रकार की वनस्पति खोज रहा था। तो यहां पर हम कौन सा उठाएंगे, तो आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी उठा सकते हो, बट ये वाला अगर उठाएंगे तो आसानी होगी। जीवक, यहां पर देखिए वनस्पति की खोज, बस आप इतना याद रखो। पहले क्वेश्चन में कचोटना था, यहां पर है वनस्पति की खोज। और भी क्वेश्चन देख लेते हैं, क्योंकि क्या होता है ना कि 9 जो आएंगे ना उसमें से कुछ आपके ग्रामर्स रहते हैं। ठीक है, देखो यहां पर देखो लिखा है कि जीवक को ऐसा क्यों लगा कि उसकी शिक्षा अधूरी है। तो हम शिक्षा अधूरी पे रुकेंगे। अब आप समझ गए, यहां पर आपको शिक्षा अधूरी पे, ये हमको एक टैग वर्ड्स मिल गया, मतलब कीवर्ड। एक आपको क्या मिला है, एक आपको मिला है वनस्पति की खोज, शिक्षा अधूरी, वनस्पति की खोज, और एक आपको मिला है कचोटना। ठीक है, ये रहा। तो बस आपने 3 याद रख लिए। तो चलो अब हम पढ़ेंगे पैसेज को, लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, जहां पे मिलेगा वहां पर रुकेंगे। तो चलिए देखिए, लिखा है कि कई दिनों तक परिश्रम पूर्वक खोजने के बाद भी जीवक को ऐसी कोई वनस्पति प्राप्त नहीं हुई जिसमें औषधीय गुण न हो। इतना ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, वह तक्षशिला विश्वविद्यालय के विशाल परिसर के बाहर दूर दूर तक जाकर ढूंढ चुका था, अनेक अज्ञात वनस्पतियों का परीक्षण भी कर चुका था, पर उसे सफलता हाथ नहीं लगी। ठीक है, अंततः उसे खाली हाथ आचार्य के पास लौटना पड़ा। लौटते हुए वह विचार कर रहा था कि आचार्य से अपनी असफलता बताकर क्या उत्तीर्ण हुआ जा सकता है। नहीं, उसे और परिश्रम करना पड़ेगा, उसकी शिक्षा अधूरी है। आपने देखा, शिक्षा अधूरी वाली चीज हमने पढ़ी थी, मिल गया आपको आंसर। उसकी शिक्षा क्यों अधूरी है, क्योंकि ये ऊपर की जो लाइन है उसी की वजह से तो अधूरी है ना, ये जो इसी की वजह से यहाँ पे आपको आंसर मिल चुका है। क्योंकि वो जिस वनस्पति की खोज में निकला था वो उसको मिला ही नहीं, यहाँ पर देखिए मिला ही नहीं। और उसे अभी तक उसने बहुत सारी जगह पे खोजा है, परीक्षण भी कर चुका है, फिर भी उसके हाथ सफलता नहीं लगी। फिर उसको खाली हाथ जाना पड़ेगा। फिर वो विचार कर रहा था कि अगर अपनी असफलता मैं बता दूं, मतलब जो टीचर है उसका, तो क्या मैं उत्तीर्ण हो जाऊंगा, क्या उत्तीर्ण हुआ जा सकता है? बिल्कुल भी नहीं। इसका मतलब उसे और परिश्रम करना पड़ेगा, उसकी शिक्षा अधूरी है। तो चलिए सबसे पहले हम शिक्षा अधूरी वाले पे चलेंगे। आपको तुरंत मिल गया ना आंसर, ये देखिए।
जीवक को ऐसा क्यों लगा कि उसकी शिक्षा जो है अधूरी है? अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्योंकि वह औषधीय गुण वाली वनस्पति की पहचान नहीं कर पाया था। क्या इस वजह से? आप मुझे बताइए। या फिर क्योंकि उसे अपने आचार्य की कोई बात याद नहीं आ रही थी? हमने तो याद करने वाली बात ही नहीं सुनी इसमें। क्योंकि वह औषधीय गुण रहित वनस्पति की पहचान नहीं कर पाया था। क्योंकि वह आश्रम में और अधिक दिन तक रहना चाह रहा था। तो आप बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? यहाँ पर देखिए, उसको क्या ढूंढना था? उसको यही तो ढूंढना है ना कि कोई जिसमें औषधीय गुण ना हो, ऐसी ही वनस्पति उसको प्राप्त करनी थी। बट ऐसी वनस्पति प्राप्त नहीं हुई, और यही तो मेन चीज है। तो यही चीज उसको नहीं मिला है, जिसकी वजह से उसकी शिक्षा क्या है? अधूरी है। तो बस मिल गया आंसर, क्योंकि वह औषधि गुण रहित वनस्पति की पहचान नहीं कर पाया था। पहली ही लाइन में था आंसर, बस नीचे शिक्षा अधूरी लिखा था। सो ऑप्शन नंबर 3 इज राइट। आपने देखा 1 सेकेंड लगा, आपने बार बार पैसेज भी नहीं पढ़ा। चलो अभी हमारा कचोटना वाला एंड एक ये जीवक किस प्रकार की वनस्पति की खोज कर रहा था, ये भी तो आंसर मिल गया। जीवक जो है एक औषधि, ये देखिए औषधि जिसमें गुण ना हो, उसी की तो खोज कर रहा है। कई दिनों तक परिश्रम पूर्वक खोजने के बाद जीवक को ऐसी कोई वनस्पति प्राप्त नहीं हुई जिसमें औषधीय गुण ना हो। देखा आपने, ये भी आपको आंसर मिल गया। तो चलो, जीवक किस प्रकार की वनस्पति की खोज कर रहा था? तो पहला लिखा है कि जो वनस्पति उसे अमर बना सके, जिस वनस्पति से वह औषधि तैयार कर सके, जिस वनस्पति में दवा बनाने से संबंधित कोई गुण ना हो, जिस वनस्पति को देखकर उसके आचार्य प्रसन्न हो जाए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि जिसमें कोई औषधि गुण ना हो वो उसी की तलाश कर रहा था, उसी वनस्पति की खोज कर रहा था। क्योंकि जिसमें कोई औषधि गुण नहीं होगी उसे तो दवा वैसे भी नहीं बनाई जा सकती है, इसलिए लिखा है कि जिस वनस्पति में दवा बनाने से संबंधित कोई गुण ना हो। बस यहाँ पर थोड़ा सा घुमा के बताया ना, बट मतलब तो वही निकल रहा है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज राइट। देखो दूसरा क्वेश्चन भी तैयार हो गया आपका। अब आप देखिए ये वाला कचोटने वाला, जीवा को कौन सी बात कचोट रही थी। अब क्या करना है, पैसेज को दोबारा से ऊपर नहीं पढ़ना है, हमें नीचे आना है। बार बार क्या करते हैं ना, कुछ लोग दोबारा से शुरू करते हैं, जैसे कि क्या बताएं, चलो छोड़ो। तो यहां से देखिए, ये हो गया आपको, हमने यहां तक पढ़ा था ना, उसकी शिक्षा अधूरी है। इसके बाद हम नीचे आएंगे। उसने धरती माता के वात्सल्य का अनुभव किया था। देखो धरती माता के वात्सल्य का मतलब, वात्सल्य क्या होता है? एक बेटा ही तो होता है, माता पिता का जिसके साथ स्नेह हो, हम उसे ही तो वात्सल्य बोलते हैं। धरती माता को हम माँ बोल रहे हैं, इसका मतलब जो धरती माता है उनके लिए हम क्या है? पुत्र या पुत्री हैं। प्राणियों के पोषण और रक्षण के लिए प्रकृति द्वारा दिए गए वरदानों से वह परिचित हुआ था। आप सोचो, ये कहानी है एक तरह से, तो आपको ध्यान से पढ़ना है। तो ये आपने पढ़ लिया कि प्राणियों के पोषण और रक्षण के लिए प्रकृति द्वारा दिए गए वरदानों से वह परिचित हुआ था। उसके मन में यह बात कचोट रही थी। देखो पहला क्वेश्चन आपका पूछा था, बट वो पहला क्वेश्चन कितने लास्ट में दिया है, इसीलिए मैं बोलती हूँ कि 2 से 3 क्वेश्चन पढ़ो। मान लो ये पहला क्वेश्चन है, आप पढ़ते पढ़ते नीचे आ जाओगे, और नीचे आने के बाद आपका सॉल्व होगा। और अगर आपने साथ में 2-3 क्वेश्चन याद किए हैं तो एक बार पढ़ने से ही आपके 3 क्वेश्चन सॉल्व हो गए। इसीलिए ट्रिक जो है बहुत ही अच्छी है। तो उसके मन में यह बात कचोट रही थी कि प्रकृति से इतनी अमूल्य जैव संपदा पाकर हम कृतज्ञ क्यों नहीं होते, हम उनका धन्यवाद क्यों नहीं करते। कृतज्ञ का मतलब कितने जड़मती हैं वो लोग जो इसे नष्ट करते हैं। जड़मती का मतलब कितने मूर्ख हैं जो लोग पेड़ काट देते हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं। तो बस कचोट क्या रही थी वो देखिए। जीवक को कौन सी बात कचोट रही थी? क्या वो मानव जाति प्राकृतिक संपदा का उपयोग क्यों करती है, ये है। मानव जाति प्रकृति पर उपकार क्यों नहीं करती है, मानव जाति प्रकृति की पूजा क्यों नहीं करती है, या फिर मानव जाति प्रकृति का आभार क्यों नहीं करती है। तो आप समझ ही गए होंगे इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4, कि हम जो है कृतज्ञ क्यों नहीं होते उनके प्रति, मतलब उनका आभार क्यों नहीं, उनका धन्यवाद क्यों नहीं करते हैं। तो ये इसका रीजन है। तो ऑप्शन नंबर 4 भी हमारा सही हो गया। 3 क्वेश्चन हमने आसानी से सॉल्व कर लिया, देखा आपने। चलो तो ये हमारे ये भी हो गए हैं, और हमारा ये भी हो गया कि शिक्षा क्यों अधूरी है। 3 क्वेश्चन हो गया। अब चौथा क्वेश्चन पढ़ते हैं, साथ में हम दोबारा से 3 क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक है। अब तो आसानी से आंसर मिलेगा क्योंकि आपने सारा पैराग्राफ पढ़ लिया है। लौटते हुए जीवक के मन में किस तरह के विचार आ रहे थे? उसे अपनी असफलता के बारे में आचार्य से नहीं बताना चाहिए, वह इससे अधिक परिश्रम नहीं करना चाहता, उसकी शिक्षा पूरी हो चुकी है, आचार्य द्वारा ली जा रही परीक्षा में क्या वह सफल हो पाएगा। अब यहाँ पे एलिमिनेट करो। सबसे पहले उसकी शिक्षा पूरी हो चुकी है, जी नहीं, वो तो शिक्षा अधूरी है उसकी। यहाँ पर देखिए शिक्षा तो अधूरी है ना। उसे अपनी असफलता के बारे में यहाँ पर तो ये कहीं लिखा ही नहीं है, अभी मैं आपको ऊपर दिखाऊंगी। वह इससे अधिक परिश्रम, वो तो बल्कि और अधिक परिश्रम करना चाहता है। बल्कि इसका सही आंसर है कि आचार्य द्वारा ली जा रही परीक्षा में क्या वह सफल हो पाएगा। उसने यही क्वेश्चन किया है। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट। देखिए
यहां पर अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखें तो सबसे पहले इसमें तो उसने बोला है कि उसको और अधिक परिश्रम करना पड़ेगा, तो ये तो हमारा वैसे भी नहीं होगा, ये वाला ये हमारा गलत हो गया। उसे अपनी असफलता के बारे में अचार से नहीं बताना चाहिए, तो गलत है, क्योंकि उसने तो यहां पर बोला है कि वो विचार कर रहा था कि असफलता बताकर क्या मैं उत्तीर्ण हो पाऊंगा, तो ये तो गलत ही हो गया। उसकी शिक्षा पूरी हो चुकी है, या शिक्षा तो यहां पर अधूरी बताया है, ये भी गलत हो जाएगा। तीसरा भी सही क्या होगा, क्योंकि उसने यहां पर आप ध्यान से देखिए, उसने ये चीज बोला है ना कि वो सोच रहा था कि क्या आचार्य से मैं बताकर पास हो सकता हूं क्या, नहीं, मुझे और परिश्रम करना पड़ेगा, तो ये चीज उसके मन में आई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 कि आचार्य द्वारा ली जा रही परीक्षा में क्या वह सफल हो पाएगा, उसका क्वेश्चन यही था। सो ऑप्शन नंबर 4 इज राइट। तो देखिए चौथा भी हो गया सॉल्व। अब चलो अगले पे चलते हैं, ये है 5वां। अब ये कुछ ना इसमें ग्रामर के क्वेश्चन आएंगे, तो ये तो आपको आता है तो अच्छी बात है, क्योंकि इसका पैराग्राफ से कोई कनेक्शन नहीं है। तक्षशिला विश्वविद्यालय के परिसर हेतु किस विशेषण का प्रयोग हुआ है, तो आप थोड़ा सा आ जाना, यहां पर देखो तक्षशिला विश्वविद्यालय को क्या बताया गया है, विशाल परिसर, जिसका मतलब होता है विशाल का मतलब, परिसर का मतलब दोनों का मिलाकर बहुत बड़ा, यही तो होता है ना विशाल परिसर का मतलब बहुत बड़ा। तो देख लेते हैं कहां पर है, ये रहा, बहुत सुंदर, बहुत पुराना, बहुत अनोखा, विशाल का मतलब ये नहीं होता है। सो ऑप्शन नंबर 1 इज राइट। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जड़मती शब्द का अर्थ क्या होता है, इसी में से बताओ। जड़मती का मतलब होता है मूर्ख। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट। ऊपर ही खेल होता है, बाकी ग्रामर बहुत आसान आती है, तो ये हो गया आपका। और चलते हैं नीचे, यहां पर देखिए उपसर्ग और प्रत्यय की मैंने ट्रिक बताई है, जाकर जरूर देखना, 100% क्वेश्चन आता है। पिछली बार बहुत क्वेश्चन आए थे कि आपको पता होना चाहिए कि उपसर्ग किसे कहते हैं, प्रत्यय किसे कहते हैं। यहां पर देखिए ये जो आगे के वर्ड्स होते हैं हम इसको उपसर्ग बोलते हैं, और जो पीछे के वर्ड्स होते हैं हम उसको प्रत्यय बोलते हैं। तो आपको बताना है कि किसमें उपसर्ग और प्रत्यय का यूज हुआ है। आप शब्दों को तोड़कर देखिए, परिश्रम में उपसर्ग प्रत्यय का जो है क्या आपको लगता है यूज हुआ है। सफलता हो गया अज्ञात, जी नहीं, असफलता में हुआ है। अधन सफलता, अधन सफलता, तो आपका और जो है उपसर्ग हो जाएगा और सफलता आपका प्रत्यय हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर 1 इज राइट। चलिए देखिए कितना आसान है, और फिर से ये पैराग्राफ से कोई कनेक्शन नहीं है। जैव संपदा का समास विग्रह, अब समास वाली क्लास जरूर देखना, मैंने उसमें बताया है कि कैसे आप इसको पहचान सकते हैं इस एक साइन से, तो वो भी समास की वीडियो मेरी मिल जाएगी, प्लेलिस्ट बनी हुई हिंदी की। जैव संपदा का समास विग्रह आप करो, इसको तोड़ो एक बार, क्या हो सकता है, जैव और संपदा होगा, जैव में संपदा, जैव के लिए संपदा, या फिर जैव की संपदा। तो इसका सही वर्ड हो जाएगा जैव की संपदा। इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सो ऑप्शन नंबर 1 इज राइट। ठीक है, देखिए बहुत आसान है। अब ये है वात्सल्य का अर्थ। अभी मैंने आपको बताया था वात्सल्य का अर्थ होता है, यहाँ पर धरती माता की बात हो रही थी ना, यहाँ पर देखिए उसने धरती माता के वात्सल्य का अनुभव किया था कि मैं धरती माता का बेटा हूं। ठीक है, मतलब माता पिता का ही तो स्नेह होगा ना। तो इसका राइट आंसर देश प्रेम, भक्ति भाव, सहज भाव, जी नहीं, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका मातृ पितृवत स्नेह। ठीक है, तो पैसेज में से भी ये आंसर मिल सकता है। सो ऑप्शन नंबर 3 इज राइट। तो हमने 9 क्वेश्चंस को कितने अच्छे तरीके से सही समय पे कर लिया है, समय भी कम लगा, प्लस आपके क्वेश्चंस बहुत ज्यादा, इसमें राइट होने की पॉसिबिलिटीज ज्यादा है। ठीक है, हाँ मुझे आपको समझाने में थोड़ा इसमें आपको ये समय लग रहा होगा, बट आप जब करोगे ना तो आपका समय बहुत बचेगा। तो प्लीज आप इसे ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट जरूर करो। अगर आपको लगता है कि मैंने सच में आपके लिए थोड़ा सा भी कॉन्ट्रीब्यूशन किया है तो वीडियो को लाइक करके ही जाना और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब ये क्वेश्चन पूछा हुआ था, अब इस क्वेश्चन में आप देखिए नॉम चॉम्स्की के अनुसार भाषा अर्जन उपकरण जो है LAD, आपको पता है LAD क्या होता है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, इसे ही हम बोलते हैं हिंदी में भाषा अर्जन उपकरण। बच्चों की किस बात में मदद करता है। अगर आपने नॉम चॉम्स्की की थ्योरी पढ़ी होगी तो आपको अच्छे से इसका पता होगा कि जो LAD है ना, ये बच्चे की किस भाषा अर्जन उपकरण में, बच्चा क्या चीज अर्जन करने में उसकी मदद कर रहा है LAD, तो वो जो है व्याकरण के नियम बनाने में, वयस्कों द्वारा बोली जाने वाली भाषा को शुरू करने में, सरलतापूर्वक दूसरी भाषा सीखने में, दूसरों बच्चों के साथ अंतःक्रिया करने में नहीं, ये जो है व्याकरण के नियम बनाने में मदद करता है। तो हमारा राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। कक्षा 5 में भाषा शिक्षण करते समय श्रीलाल, अब श्रीलाल है कोई टीचर, वो पाठ्य सामग्री को बच्चों की पृष्ठभूमि, मतलब जो बच्चे हैं ना उनके क्लास में, उन्हीं के जो है बैकग्राउंड से, और ये हिंदी है, हिंदी वाला लैंग्वेज है। ठीक है, पेपर 1 पेपर 2 दोनों में काम आएगा, तो इसकी इंग्लिश नहीं होती है। ठीक है,
तो बच्चों का जो बैकग्राउंड है, उनका जो कल्चर है, रीति रिवाज है, जो ट्रेडिशन है, परंपराएं, जो बच्चे जहां से आते हैं उनका जो कल्चर हो गया, उनका बैकग्राउंड, उनका ट्रेडिशन, इससे वो संबद्ध करते हैं पाठ्य सामग्री को। किसको? पाठ्य सामग्री को। तो ये क्या कर रहे हैं श्रीलाल जो है, भाषा के किस सिद्धांत का प्रयोग कर रहे हैं? आप अपने आप को टीचर मान लो और सोचो कि आप ऐसा कर रहे हो, आप बच्चों की लाइफ से जोड़ रहे हो, बच्चे की लाइफ, बच्चा का जो कल्चर है, जो बच्चा शुरुआत से देखता है, ट्रेडिशन है, बैकग्राउंड, तो आप क्या कर रहे हो? आप बच्चे के जीवन से जोड़ रहे हो ना, तो बच्चे के जीवन से जुड़ाव का सिद्धांत है। सो ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट हो जाएगा। ये कोई सटीकता का सिद्धांत नहीं है, ना ही समूहीकरण, ना ही अभ्यास। अगर आपने ये पृष्ठभूमि, रीति रिवाज, परंपराएं देख लिया तो तुरंत आंसर मिल जाएगा कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बच्चे के जीवन से जोड़ रहे हैं अपने पाठ्यक्रम को। और जब भी हम बच्चे को कोई भी पाठ्य पढ़ाते, बच्चे से जोड़ के पढ़ाते हैं ना, तो बच्चा बहुत आसानी से सीखता है। सो ऑप्शन नंबर 4 इज राइट। चलिए, गोवा है, आप सभी को पता है, बहुत ही प्यारा सा स्टेट है जिसमें कोंकणी, मराठी, अंग्रेजी, हिंदी, पुर्तगाली भाषाएं बोली जाती हैं। तो इतनी भाषाएं बोली जाती हैं, तो गोवा क्या हुआ? ये तो बहुत आसान है। तो गोवा क्या हुआ? एक बहुभाषी राज्य है। एक भाषा तो है नहीं कि एक भाषा बोली जा रही है, ना ही दो भाषा, और ना ही ऐसी राज्य है जहाँ भाषाएं पढ़ाई जाती, जी नहीं, यहाँ बोली जाती हैं, लिखा हुआ है बोली जाती है। तो ये क्या हो गया? इसका हो जाएगा हमारा राइट आंसर कि ये एक बहुभाषिक राज्य है। आप स्क्रीनशॉट भी लेते जाना क्योंकि क्वेश्चंस जो है रिपीट होंगे। चलिए भी कर लेते हैं। प्राथमिक स्तर मतलब 1 to 5 पर व्याकरण पढ़ाते समय, अब 1 से 5 का बच्चा है, आप जानते ही हैं, इतने छोटे बच्चे को आप अगर रूल्स पढ़ाने लगो ग्रामर्स के, वो नहीं सीखेगा। वो इवन क्लास से बाहर भी जा सकते हैं, बच्चे ऐसे भी होते हैं, पढ़ाते रहो, बच्चा उठ के बाहर चला जाएगा, कह भी देगा कि समझ में नहीं आ रहा है, आप अच्छा नहीं पढ़ा रहे हो। छोटे बच्चे तो मुंह पे बोल देते हैं, ठीक है। तो व्याकरण पढ़ाते समय आप टीचर हैं, आप किस विधि का प्रयोग करेंगे जिससे कि बच्चे काम में व्यस्त भी रहें और एक दूसरे से अंतरक्रिया कर सकें? तो छोटे बच्चों को पढ़ाने का सबसे बेस्ट मेथड होता है कि हम बच्चों को एग्जाम्पल्स दे, पहले एग्जाम्पल्स दो, बहुत सारे उदाहरण दो। तो बच्चा, जैसे कि आप संज्ञा पढ़ा रहे हो, मान लो आप संज्ञा पढ़ा रहे हो, अब बच्चों को सीधे ये बोल दो कि किसी भी नाम, व्यक्ति, वस्तु, स्थान, इन सभी को संज्ञा कहते हैं, बच्चा नहीं समझेगा। आप क्या करो, आप बोलो बच्चों को कि बच्चे बताओ कि अभी तुम्हारे पास जो है कौन कौन सा सामान है, तो वस्तुओं के नाम बताएगा। बताओ तुम्हारे कितने दोस्त हैं, तो दोस्तों के नाम बताएगा। बताओ तुम कितने जगह घूमने गए हो, प्लेस के नाम बताएगा। उसके बाद से आप लास्ट में बोल दिए बच्चों इन्हीं को संज्ञा कहते हैं। तो इससे बच्चों को एग्जाम्पल्स भी पता चल गया एंड रूल्स भी समझ में आ गए। ऐसे ही 1 to 5 के टीचर्स को पढ़ाते हैं। एंड सबसे मजेदार बात बताती हूँ, जो KVS का इंटरव्यू होता है ना, उसमें डेमो भी ऐसे ही देना होता है। आप उनको ये नहीं कि डायरेक्टली वो बच्चे बन जाएंगे और आपको एग्जाम्पल से समझाना होगा, तो ये आगे भी आपको काम आएगा। कितना अच्छा तरीका है, तो वो है आगमनात्मक, जिसमें हम उदाहरण देते हैं। निगमनात्मक में तो आप नियम बताते हो, अनुवाद और पाठ्य पुस्तक नहीं। हम 1 to 5 के बच्चों को पढ़ा रहे हैं। सो ऑप्शन नंबर 3 आगमनात्मक, एग्जाम्पल्स के माध्यम से सिखाना है। एग्जाम्पल्स भी मैंने आपको बता दिया कि कैसे कैसे आप पढ़ा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है, ये तो बहुत आसान है। निष्क्रिय मतलब होता है पैसिव, जो मतलब किसी कभी कभी आप यूज करें, जैसे कि बहुत से बच्चे होते हैं जो बस एग्जाम के ही टाइम पढ़ेंगे, अभी वो पढ़ ही नहीं रहे हैं, तो वो अभी पैसिव में चले जा चुके हैं। और एक्टिव बच्चे क्या होते हैं, जो सक्रिय बच्चे होते हैं, वो क्या करते हैं, वो उनके लिए मैटर नहीं करता है कि पेपर जुलाई में होगा, वो आज से पता नहीं कब से पढ़ रहे होंगे, हर दिन पढ़ रहे हैं, तो उनको बोलते हैं एक्टिव। समझ जाएंगे आप। निष्क्रिय शब्दावली में ऐसे शब्द होते हैं, किसे कहते हैं? अभी मैंने आपको बताया, जो कभी कभारी बुक्स उठाएं। अभी आप देखो डेली क्लासेस होती हैं, उसमें से कुछ बच्चे जो हैं क्लास ही नहीं करते हैं, कभी कभी ही करते हैं, तो वो बच्चे पैसिव हैं, वो निष्क्रिय हो चुके हैं। और एग्जाम का डेट आ जाएगा तब वो सक्रिय हो जाएंगे। तो ऐसे बच्चों को क्या कहेंगे, या फिर ऐसे शब्द को क्या कहते हैं, ये समझाने के लिए एग्जाम्पल लिया था मैंने। तो जिनका प्रयोग अब कभी कभार होता है। आप में से बहुत से लोग होंगे जो इंग्लिश का यूज कभी कभी ही करेंगे, इवन इंग्लिश पढ़ते भी नहीं है। तो ये सारी चीजें क्या है, निष्क्रिय हैं। तो जिनका प्रयोग कभी कभार होता है। अब जिनका प्रयोग अक्सर होगा, अभी मैंने आपको बताया, वो तो भैया वो तो सक्रिय हैं, है कि नहीं। जिनका इस्तेमाल ये भाषा वैज्ञानिक या फिर लेखक, ये सारी चीजें नहीं होंगी। जिनका प्रयोग आप कभी कभार करते हो, ऑप्शन नंबर 1 इज राइट। इतने अच्छे से समझा रही हूँ, एक लाइक तो कर दीजिए इस छोटी सी मेहनत के लिए। छोटी क्या मतलब, बहुत समय लगता है क्वेश्चंस को आप सभी के सामने ऐसे प्रेजेंट करो। और आपको पता है सीटेट ने क्वेश्चंस भी प्रोवाइड नहीं किए हैं इस बार। चलिए अब ये क्वेश्चन देख लेते हैं, अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करिए। इसमें देखिए त्रुटियों के बारे में कौन सा कथन सही नहीं। एक बात याद रखो, मैं आपको
पहले बता देती हूँ। त्रुटियां जो है ना, कभी भी बच्चों के सीखने में बाधा नहीं पड़ती है, ना ही आपके में। इवन त्रुटियों के माध्यम से पता चलता है कि बच्चों की लर्निंग हो रही है, बच्चा सीख रहा है। त्रुटि जो है एक पॉजिटिव चीज है, नेगेटिव नहीं है। टैग वर्ड्स में मैं आपको बताऊंगी। तो ये हमेशा कभी भी बाधा नहीं बनेगा, बल्कि आप बच्चों की लर्निंग उसको आगे बढ़ाएगा। समझ गए? चलिए, तो त्रुटियों के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, गलत वाली चीज बतानी है, याद रखना। तो त्रुटियां जो है भाषा अधिगम की प्रक्रिया में व्यवधान डालती हैं। ये बात गलत लिखी है और यही हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि इसने गलत वाला पूछा है, नहीं पूछा है ना। व्यवधान थोड़ी डालती हैं। अगर बच्चा, मान लो आप उसको हिंदी में वर्णमाला सिखा रहे हो, बच्चा क ख ग घ के बाद सीधे चला गया वहां पे लास्ट में चला गया य र ल व, तो क्या आप उसको ये बोलोगे कि इसकी व्यवधान है, बाधा है? जी नहीं, वो बच्चा सीख रहा है। वो गलती करेगा फिर सीखेगा, फिर गलती करेगा फिर सीखेगा। ये अवसर है, व्यवधान नहीं है। सो ऑप्शन नंबर 1 गलत लिखा है, गलत वाला पूछा है, सही हो गया। त्रुटियां हमेशा बुरी नहीं होती। जी हाँ, त्रुटियां हमेशा बुरी नहीं होती। इससे आपको पता चलेगा बच्चा किस डायरेक्शन में सोच रहा है। त्रुटियां भाषा अधिगम प्रक्रिया का महत्वपूर्ण आयाम है। जी हाँ, आपको पता चलेगा कि बच्चा जो है सीख भी रहा है या नहीं। बच्चा गलती ही ना करे, वो बस करे जा रहा है करे जा रहा है, ऐसा तो होगा नहीं। ग्राफ हमेशा ऐसे थोड़ी ना होती है। त्रुटियां द्वितीय भाषा अर्जन की प्रक्रिया को, ये तो कोई बात ही नहीं हुई है। त्रुटि का मतलब ये थोड़ी है कि नहीं, यहाँ सॉरी, यहाँ पे सही लिखा है, मैंने सोचा लिखा है कि नहीं है। त्रुटियां जो है द्वितीय भाषा अर्जन की प्रक्रिया को समझने में सहायक है। जी हाँ, इसका एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूंगी ताकि आपको कभी भूले ना। द्वितीय भाषा क्या होता है, आप मुझे बताइए। आपका हिंदी मदर टंग है, तो आपकी इंग्लिश क्या हो गई? द्वितीय भाषा हो गई। कोई भी लैंग्वेज मान लो, तो वो द्वितीय भाषा जो भी आप अर्जन कर रहे हो, तो आप मान लीजिए इंग्लिश सीख रहे हैं, एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, पहले मुझे लगा इसमें नहीं लिखा है। तो आप इंग्लिश सीखते हैं, तो क्या आप एकदम फर्राटेदार इंग्लिश बोलते हैं, एकदम फ्लुएंटली? जी नहीं, आप उसमें गलती करते हैं। और जब जब आप गलती करेंगे ना, आपको एक रिमाइंड मिलेगा, आपको सीख रहे हैं, वो प्रोसेस है आपका, उसमें आप गलती करेंगे ही। इससे आप क्या कर रहे हैं? गलतियों से ही द्वितीय भाषा को अर्जन करने में, ग्रहण करने में, उस प्रोसेस में वो आपके लिए एक हेल्पफुल है, सहायक है, वो बाधा नहीं है। तो ये बात भी एकदम सही है। गलत वाला पूछा था, और व्यवधान जो है एक नेगेटिव वर्ड है, जो कि हमारा सही हो जाएगा। चलिए, चलो ये देख लेते हैं। कल्पना करें कि आप जो है किसी गतिविधि क्लब के सचिव हैं, जहां पर एक्टिविटीज वगैरह होता है, वहां के आप सचिव बन गए। आपने अपने विद्यालय में एक सेमिनार की अध्यक्षता हेतु, एक सेमिनार तो आप सभी जानते हैं, उसमें क्या किया? किसी भाषा वैज्ञानिक को आमंत्रित किया। कोई भी भाषा वैज्ञानिक हो सकता है। भाषा वैज्ञानिक जिसको ना उसके बारे में पता हो कि ये उसके बारे में सारी चीजें, वो व्यवसाय बता सकता है आपको, शौक बता सकता है, क्या क्या फायदे हो सकते हैं उसमें। मान लो वो एकदम से मास्टर है, तो आपने उसको इन्वाइट किया है। आप उनका साक्षात्कार कर रहे हैं, मतलब इंटरव्यू। आपने देखा होगा आजकल यूट्यूब पे होता नहीं कि कोई अगर यूपीएससी टॉप कर लेता है तो उसको बुलाते हैं, कॉलेज में इन्विटेशन मिलता है। क्यों ऐसा करते हैं, आपने कभी सोचा है? ताकि उससे मोटिवेशन मिले, वो आपको अच्छे से बता सकता है, जो अपने काम में परफेक्ट हो। जैसे कि आप सीटेट किन से पढ़ेंगे? जो सीटेट क्लियर किए होंगे, सीटेट के टीचर होंगे, आप उन्हीं से पढ़ेंगे ना। तो यही सारी चीजें हैं। तो और उसमें से उनके व्यवसाय, शौक और भविष्य की योजनाओं के बारे में पूछ रहे हैं। तो इस गतिविधि को किस श्रेणी में रखेंगे? तो आप किस श्रेणी में रखेंगे? आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? आप सबसे पहले तो इसलिए कर रहे हैं कि बच्चे उनको सुनेंगे, आप उनसे बात करेंगे, डिस्कशन करेंगे, बच्चों को उससे बहुत फायदा मिलेगा। बच्चों को पता चलेगा कि इसमें भी व्यवसाय हो सकता है, इसमें भी हमारे शौक, भविष्य में क्या फायदे हो सकते हैं। तो ये सारी चीजें क्या हैं? आप सबसे पहले तो बच्चा सुनेगा, और जो वाचन हो रहा है, वहां पे जो डिस्कशन हो रहा है, उसको वो भी, उससे बच्चों के ऊपर पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा। तो इससे हम ऑप्शंस को एलिमिनेट करेंगे। चलिए, पहला लिखा है कि श्रवण और लेखन। लेखन क्या हो रहा है यहाँ पे? यहाँ पर तो इंटरव्यू हो रहा है, इंटरव्यू में लेखन थोड़ी होता है, ये तो लेखन से ही काट देंगे। वाचन और लेखन, लेखन तो हो ही नहीं रहा है, गलत। पठन और श्रवण, पढ़ाया थोड़ी जा रहा है वहां पे तो डिस्कशन हो रहा है, उसको सुन रहा है बच्चा, तो ये पठन से गलत हो जाएगा। चौथा देखिए, श्रवण और वाचन। जी हाँ, बच्चा सुन भी रहा है, और जो वाचन हो रहा है, जो डिस्कशन हो रहा है, वो एक एक्टिविटी है जिससे बच्चे को बहुत फायदा होगा, बच्चा सुनेगा। सो ऑप्शन नंबर 4 इज राइट। देखा आपने, एलिमिनेट किया करो, एलिमिनेट से आपके आंसर तुरंत आ जाएंगे। चलिए, ये क्वेश्चन काफी अच्छा, आप देख सकते हैं कि जितने भी क्वेश्चन पूछे हैं इस बार काफी ट्रिकी हैं, आसान नहीं कह सकते हैं इसको। पृथ्वी जो है, मान लीजिए पृथ्वी है, वो सूर्य के एक मिनट, सूर्य बना देती हूं, ये रहा। तो पृथ्वी क्या कर रही है? इसके यहां पर देखिए, अब समझ में आ जाएगा। पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों ओर, ये रहा सूर्य, ठीक है, चारों ओर घूमती है। इस प्रकार की तथ्यात्मक सूचना, ये फैक्ट है ना,
अब इसमें कुछ फेक तो है नहीं। तो इस प्रकार की तथ्यात्मक सूचना संबंधित लेखन को आप किस श्रेणी में रखेंगे? तो इसको मैं, आप ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है इसका मतलब मैं आपको समझाऊंगी, आप तुरंत देख लेंगे। विवरणात्मक लेखन का मतलब आप समझ जानते हो, जहां पर बहुत ही ज्यादा डिस्क्राइब किया हो, जैसे कि कहानी सुना, मैं कोई टॉपिक बताऊं, खूब ज्यादा उसको लंबा चौड़ा समझा रही हूँ, आपको विवरण दे रही हूँ। वृत्तांतमक तो एक स्टोरी होती है, तो आप समझते हैं, शॉर्ट स्टोरी होती है। प्रत्ययकारी लेखन जिसमें आकर्षक उसको किया जाता है, जैसे कि मैं कोई ऐसी चीज आपको बताऊं जिससे जो आपको काफी अट्रैक्ट करे, आपको मजा आए, बट ये तो तथ्यात्मक है ना, इसमें ये अट्रैक्ट थोड़ी ना आप कर रहे हो। यहां पर पहला लिखा है प्रतिपादक लेखन, जिसे हम व्याख्यात्मक ही बोलेंगे, बट यहां पर लिखा है ये प्रतिपादक लेखन है। इसका मैं हिंदी में आपको बता रही हूं, अच्छी तरह समझाना। प्रतिपादक लेखन का मतलब होता है अच्छी तरह से समझाओ या फिर अच्छी तरह से उस बात को कहो, उसको बोलते हैं प्रतिपादक लेखन। तो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, इस प्रकार की तथ्यात्मक सूचना संबंधित लेखन को आप पहले में रखेंगे, क्योंकि यहां पर आप बस ये नहीं बता देंगे कि ऐसे घूम रही है, आप इसको अच्छी तरह से समझाओगे। और प्रतिपादक लेखन का हिंदी में अर्थ होता है अच्छी तरह से समझाना या अच्छी तरह से कहना। तो आप समझ गए होंगे पहला क्यों सही है, इसलिए मैं पूरा डिस्क्राइब कर रही हूं। तो देखिए अगला क्वेश्चन, विद्यार्थियों के साथ साहित्य पर बात क्यों करनी चाहिए? सबसे पहले साहित्य पर आपको बात इसलिए करना चाहिए क्योंकि ये काफी इंस्पायर करता है, इससे आप बच्चों के दूसरे कल्चर को समझ सकते हो, काफी भाषा बच्चा सीख सकता है, और ये पाठ्यक्रम में शामिल है, ठीक है, तभी तो आप बात कर रहे हैं। तो इसमें इससे संबंधित कौन सा कथन जो है सही नहीं है, गलत वाला बताना है। तो ये बहुत प्रेरणास्पद है, एकदम सही है। यह पाठ्यक्रम में शामिल नहीं है, ये नहीं लगाकर इसने गलत कर दिया, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि शामिल है। यह विद्यार्थियों को दूसरों की संस्कृति समझने में मदद करता है, जी हाँ। यह भाषा अर्जन का आधार है, ये भी बात सही है। तो गलत वाला आप समझ गए होंगे कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर दूसरा, इसने नहीं लगाकर इसको गलत कर दिया, ठीक है। और साहित्य आप समझते ही, उसमें बहुत सारी चीजें बच्चों को सीखने को मिलती है, भाषा हो गया, चाहे आप कल्चर देख लीजिए, काफी इंस्पिरेशन है, ठीक है। तो दूसरा हमारा सही हो जाएगा, और नहीं पे फोकस जरूर करना है। चलिए ये देख लेते हैं, इसमें लिखा है कि भाषा अधिगम में निदानात्मक, कल ही मैंने आपको बताया था, निदानात्मक का मतलब होता है ना कि आप जहां पर, एक होता है देखो जिसे हम डायग्नोस्टिक बोलते हैं, डायग्नोस्टिक को हिंदी में आई थिंक जहां पर आप बच्चों की कमजोरी का पता लगा रहे हैं कि अच्छा बच्चों को इस चीज में दिक्कत हो रही है, और निदानात्मक के मतलब उपचार कर रहे हो, आपको प्रॉब्लम पता चल गई, आपने उसका उपचार कर दिया, ठीक है, उसको बोलते हैं निदानात्मक। तो इस परीक्षण का उद्देश्य क्या है ये आपको बताना है। आपको बच्चों को क्या करना है, जो भी डिफरेंसेस आ रहे हैं, मान लीजिए बच्चा जो है हिंदी की कुछ आप उसको पढ़ा रहे हो, चलो मान लो वर्णमाला पढ़ा रहे हो, ठीक है, तो उसमें आप देखिए कि बच्चा जो है कहां पर नहीं समझ पा रहा है, आपको वो चीज जाननी होगी। जब तक आप जानोगे नहीं आप कैसे बताओगे? तो इसको बोलते हैं निदानात्मक परीक्षण। इसका उद्देश्य क्या होता है ये पूछा है। तो पहला देखिए लिखा है कि योगात्मक आकलन की योजना बनाना और प्रश्न पत्र, ये तो इसमें आ ही नहीं सकता है, निदानात्मक में थोड़ी ना योगात्मक आकलन, ये तो अलग से हम करते हैं, गलत हो गया। शिक्षार्थियों की समझ में रह गए अंतरों कमियों को जानना, जी हाँ ये सही है। तीसरा देख लेते हैं, विद्यार्थियों को काम दिलवाने के उद्देश्य से उनकी भाषाई निपुणता का परीक्षण करना, जी नहीं, हमको यहाँ पे उनको काम नहीं दिलवाना है, हम निदानात्मक कर रहे हैं, बच्चों की कमियों को जानना है हमें, इसका मतलब ही होता है। किसी विशिष्ट कार्यक्रम हेतु अभ्यर्थी की पात्रता का आकलन करना, जी नहीं। बेसिकली याद रखना, निदानात्मक में आप बच्चों की कमियों को जानते हैं। दूसरा आंसर हमारा राइट हो जाएगा। चलिए, भारत में किस भाषा को द्वितीय भाषा के रूप में माना गया है? ये तो आप सभी को पता होगा, द्वितीय भाषा हमारी क्या है, तो वो है अंग्रेजी, और हिंदी हमारी पहली भाषा है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड, ये तो बहुत आसान है। चलो ये क्वेश्चन कर लेते हैं, किसी भाषा के शब्दों और उनके अर्थ के बीच, मान लो कोई भाषा है, उसका शब्द और उसका अर्थ, उसके बीच में स्वाभाविक संबंध नहीं है, तो ये कथन किससे संबंधित है? ये पूछा है आपसे कि ये कथन किससे संबंधित है। तो ये कथन जो है वो भाषा यादृच्छिक है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी, भाषा अद्वितीय मतलब अनोखा होता है, वाचिक मतलब जहां बोल रहे हैं, गतिशील मतलब जो गतिशील हो, मूवेबल हो, उसे बोलते हैं। बट यहां पर आप क्वेश्चन में देखिए लिखा हुआ है, रुकिए कलर चेंज कर देती हूँ, कि किसी भाषा का कोई शब्द है मान और उसका अर्थ है, उनके बीच में स्वाभाविक संबंध नहीं है, उनके बीच में शब्द और अर्थ के बीच में नेचुरली कनेक्शन नहीं है, तो ये कथन जो है भाषा यादृच्छिक है। क्योंकि यादृच्छिक का मतलब होता है ऐच्छिक, इसका मतलब होता है स्वतंत्र, इसका मतलब होता है आकस्मिक, जरूरी नहीं है कि ये जो चीज फिक्स्ड हो चुकी है वही रहेगी। इसीलिए भाषा क्या है, ऐसी भाषा को हम क्या कहते हैं, ये किससे संबंधित है, यादृच्छिक है। सो ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा सही हो जाता है। व्याकरण पढ़ाने की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? अब आप तो जानते ही हैं, व्याकरण पढ़ाने के लिए सबसे बेस्ट, केवल व्याख्या दे दोगे, आओगे बस रटी रटाई चीजें बोल के चले जाओगे, अभ्यास ड्रिल, केवल प्रैक्टिस कराओ,
अनुवाद कर दो, ट्रांसलेशन कर दो, या फिर आप पहले बच्चों को, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, ग्रामर पढ़ाना है आपको, अगर व्यक्तिवाचक पढ़ाना है तो आप बच्चों को पहले एग्जाम्पल्स देंगे, बाद में नियम बताएंगे। तो ये तो बहुत आसान है, आगमनात्मक और निगमनात्मक। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट। और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए कि मुझे ऐसा लगे कि आपको मेरी क्लास पसंद आ रही है, तो मैं आपको डेली ऐसी ही क्लासेस दूंगी। देखिए लिखा है कि लक्ष्य दृश्य शब्द, शब्द भंडार, पहले ये लक्ष्य दृश्य शब्द शब्द भंडार में किस प्रकार का शब्द है, ये आप तुरंत ऑप्शन से समझ जाओगे एलिमिनेट करके। पहले देखो ये लक्ष्य दृश्य शब्द है, इसमें कोई रटाई नहीं जाती है, रटने वाली चीजें वैसे भी नेगेटिव होता है, नेगेटिव टैग वर्ड होता है, गलत हो जाएगा, तो ये तो गलत। पाठक इसकी पहचान करता है और बिना किसी जटिल विश्लेषण के इसे अर्थपूर्ण पाता है। जी हाँ, ये सही है, अभी बताती हूँ कैसे। लेखक की शैली की प्रभावशीलता का निर्णय लेने में, यहाँ पर लेखक की शैली से हमें मतलब नहीं है, हमें लक्ष्य से मतलब है, लक्ष्य दृश्य शब्द से, गलत हो जाएगा। कम प्रयुक्त किया जाता है, जी नहीं, इसका अधिक उपयोग करते हैं। देखिए मैं आपको बता रही हूँ, पाठक क्या करेगा, सबसे पहले इसकी पहचान करेगा कि कौन सा लक्ष्य दृश्य शब्द होना चाहिए जहां पर बिना किसी जटिल विश्लेषण के, जहां पे ज्यादा कॉम्प्लेक्स ना हो, और उससे क्या करे, बिना जटिल विश्लेषण के से अर्थपूर्ण पाए, वही हमारा लक्ष्य दृश्य शब्द हो जाता है। ये एक पॉजिटिव है। मान लीजिए कि कोई भी चीज सिखानी है, कोई वर्ड मान लो कि उनका कोई भी होगा कि हमको ये सारी चीजें सिखानी है, तो हम क्या करेंगे, पहले इसकी पहचान करेंगे और बिना उसको जटिल किए जो है उसको सिखाएंगे, क्योंकि इसी से क्या होगा, अर्थपूर्ण आपकी समझ होगी। सो ऑप्शन नंबर दूसरा यहां पर सही हो जाता है। चलिए अब ये हमारा आरंभिक साक्षरता उपागम पर आधारित कक्षा के लिए बच्चों को कक्षा में क्या करना चाहिए। साक्षरता का मतलब क्या होता है, जहां पर साक्षर हो, ठीक है। तो आरंभिक साक्षरता उपागम 150 का पहले एक बार ऑप्शन देखते हैं, फिर एलिमिनेट करना सिखाती हूं। देखिए पारंपरिक प्रवेशिका पढ़नी चाहिए, ये लिखा है कि हमको क्या करना है, पारंपरिक प्रवेशिका पढ़नी चाहिए। विभिन्न प्रकार की लिखित और वाचिक सामग्री से अंतःक्रिया करनी चाहिए। आरंभिक की बात करें, इस इनिशियल, जब इनिशियल आप कोई चीज सीखते हैं, साक्षर मतलब लिटरेचर, जहां पे आप, साक्षर का मतलब पढ़ा लिखा ही तो होगा ना, बिना पढ़ा लिखा तो होगा नहीं, बट ये आरंभ वाला स्टेज है। तो इसमें क्या आप सबसे पहले ड्रिल और अभ्यास वाली वर्कशीट दे दोगे बच्चों को कि लो इसी पे काम करते रहो? जी नहीं, इसे बच्चा सीखेगा नहीं। आपको सबसे पहले जब इनिशियल स्टेज में हमको बच्चों को लिखित, यहां पर देखिए बच्चों को क्या करना है, लिखित और वाचिक मतलब बोलने वाली, इन सब चीजों से क्या करनी चाहिए, अंतःक्रिया। और अपने आप में अंतःक्रिया एक बहुत ही अच्छा पॉजिटिव टैग वर्ड है। अंतःक्रिया बहुत ही अच्छा वर्ड होता है। किसी भी ऑप्शन में अगर आपको दिखे पॉजिटिव क्वेश्चंस पूछे, इसी पे आंख बंद करके कर देना, हमेशा सही होगा, क्योंकि अंतःक्रिया में इंटरेक्शन होता है, पारस्परिक बच्चे आपस में बात करते हैं। तो ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा सही हो जाता है। तो देखा आपने, आपको बस देखो कई बार क्या होगा ना कि क्वेश्चन का मतलब समझ में नहीं आएगा, तो ऑप्शन से एलिमिनेट करना स्टार्ट कर दो, अपने आप आंसर बाहर आ जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने एसएसटी वाले पोर्शंस पे। ठीक है, एक सेकेंड, कुछ ज़्यादा ही ऊपर चले गए। तो कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करती हैं एंड आई होप कि आपने अभी तक तो सारी सब कुछ रिवीजन कर ही लिया होगा। तो यहाँ पर देखते हैं सोशल साइंस का। देखो ये आपका है कि विंड वेन इज यूज्ड फॉर मेजरिंग, वात दिग्दर्शी का प्रयोग क्या मापने के लिए किया जाता है, बताइए। तो वात दिग्दर्शी का यूज दिशा के लिए ही तो करोगे ना। यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी दिशा आपको मिल ही रहा है, वायु दिशा के लिए, विंड डायरेक्शन के लिए, काफी आसान है। वायुमंडल की निम्नलिखित में से कौन सी परत रेडियो तरंगों, मैंने 1000 बार बताया, जब भी रेडियो तरंग की बात होगी थर्मोस्फीयर के साथ चले जाओ बस। ओजोन लेयर आपका समताप मंडल में है, उल्का पिंड मध्य मंडल में आके जल जाते हैं और समताप मंडल में ही प्लेन उड़ता है। क्षोभ मंडल में मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं, कई बार पढ़ा हुआ है। 33 आपको पहचानना है कि पृथ्वी की विभिन्न परतों को क्रम में आंतरिक रूप से, मतलब अंदर से बाहर की ओर बताइए। सबसे अंदर क्या होगा, फिर बाहर क्या होगा। ये भी आसान है, क्योंकि आप सबसे अंदर क्या होता है, इनर कोर होता है, ये इनर कोर होता है। फिर इनर के कोर के बाद से ये आपका आउटर कोर आ गया, फिर ये आपका मेंटल होता है और ये आपका क्रस्ट होता है, बस। तो हमारा ये 4 है। देखो इनर कोर, आउटर कोर, मेंटल एंड सबसे बाहर आपका क्रस्ट होता है। तो आप इस क्रस्ट से भी एलिमिनेट कर सकते हो, ऑप्शन नंबर 4।
ये देखिए 34 है कि दिए गए आरेख में सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा की स्थिति को ध्यान से देखिए और बताओ कि क्या दर्शा रहा है। ये सूर्य है, पृथ्वी है, चंद्रमा है, तो कौन सा ग्रहण लग रहा है। और ये हम लोगों ने क्लास में एनसीईआरटी में पढ़ा हुआ है। इसको हम बोलते हैं नीप टाइड। जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा की स्थिति इस तरीके से होगी तो हम इसको बोलेंगे लघु ज्वार भाटा। नोट्स पढ़ लेना, अभी तक नहीं पढ़ा है तो, ठीक है। 35 देखिए, जब नदी मैदान में प्रवेश करती है तो वो ऐसे मुड़ जाती है और बड़े मोड़ ऐसे बड़ी मोड़ बनाकर ऐसे बहती है, तो ये क्या कहलाता है। ऐसे सांप की तरफ देखिए ऐसे मुड़ रही है, इसको हम बोलते हैं विसर्प। नाम से भी आप याद रख सकते हो, विसर्प, मिएंडर, ठीक है। चलिए 36, अधिकांश दुर्गम क्षेत्रों में और आपदाओं के समय लोगों को बचाने और भोजन, जल, कपड़े एवं दवाओं को वितरित करने के लिए यातायात का कौन सा साधन उपयोगी है। तो आप भी जानते हो एयरवेज होगा, वायु मार्ग होगा। आपदा के समय में इससे आप बहुत जल्दी जो है लोगों तक उनकी ज़रूरत की चीज़ें पहुंचा सकते हैं, और आपने देखा भी होगा ऐसा होता भी है। चलिए 37, भूगोल की वह शाखा जो विशिष्ट मानव जनसंख्या की संरचना के विषय से संबंधित है, इसे हम क्या कहते हैं। तो हम इसे देखो किससे संबंधित है, जनसंख्या, और जनसंख्या से रिलेटेड क्या होता है, डेमोग्राफी। ये एक वर्ड है, जनसांख्यिकी, ठीक है। 38 देखिए, सूर्य गुजरात में अरुणाचल प्रदेश से लगभग 2 घंटे बाद अस्त होता है। अरुणाचल प्रदेश जो है वो गुजरात की तुलना में उच्च अक्षांश पे है, हायर लैटिट्यूड पे है। तो क्या ये बातें सही हैं। देखो दोनों बात सही है स्टेटमेंट, बट ये इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ी ना है कि ये बोल रहा है कि सूर्य जो है वो गुजरात के अरुणाचल प्रदेश में, आपको पता ही है ना कि सबसे पहले 2 घंटे पहले अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय सबसे पहले होता है, आप जानते हो। और गुजरात में जो है अरुणाचल प्रदेश से लगभग 2 घंटे के बाद अस्त होता है। इंडिविजुअल स्टेटमेंट करेक्ट है, बट यहाँ पर देखिए लिख रहा है कि अरुणाचल प्रदेश गुजरात की तुलना में उच्च अक्षांश पे स्थित है, ये भी सही है, बट ये अस्त होने का रीजन नहीं है, ठीक है। इसका क्या रीज़न है आप मुझे कमेंट में बताओ, क्योंकि ये पूरा एक टॉपिक है आपकी ज्योग्राफी में, और जब ज्योग्राफी की मैराथन क्लास हो रही थी तो मैंने उसमें आपको बताया था इसका क्या रीज़न है, ठीक है। तो 38 का ऑप्शन नंबर 2। कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत नॉन कन्वेंशनल सोर्स है, ये बताइए। ईंधन, प्राकृतिक गैस, सौर ऊर्जा या कोयला। निम्न में से कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है, और वो है आपका सोलर एनर्जी, ठीक है। 40, विशेष रूप से निर्मित टैंक और तालाब में मछली का प्रजनन क्या कहलाता है। और ये मैंने आपको याद होगा नोट्स में भी बताया था पूरा डिटेल में, कि जो सेरी कल्चर होता है, रेशम का पालन, वीटी कल्चर होता है, अंगूर की खेती, हॉर्टिकल्चर होता है, बागवानी, मछली पालन होता है, पीसी कल्चर। याद आया होगा आपको, तो ये हो जाएगा 4, ठीक है। 41, स्थल का एक संकरा भाग जो 2 बड़े स्थलीय भागों को एक दूसरे से जोड़ता है, इसको हम क्या कहेंगे। ये तो इतना आसान पूछा है, स्थल है तो स्थल संधि होगा, ठीक है। दूसरा 42 देखिए, निम्न में से कौन सा महाद्वीप आकार में सबसे छोटा है। आकार की बात हो रही है, सबसे छोटा है, और वो है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। चलो 41 हो गया, अब 42 हो गया, 43 पे चलते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान में क्या क्या सब्जेक्ट है। सोशल साइंस पढ़ रहे हो ना, बताओ। इतिहास है, भूगोल है, पॉलिटिकल साइंस है, इकोनॉमिक्स है, ठीक है। और अभी क्या हुआ है, ये थोड़ा सा पुराना पेपर पूछा है, मतलब बहुत पुराना है ये, बट प्रेजेंट में आपका है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, और जो सिविक्स था उसका नाम बदल के पॉलिटिकल, सोशल एंड लाइफ हो गया है, ठीक है। तो हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, और इस पे ध्यान मत दो, सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ, ये हमने सिविक्स का चेंज कर दिया है, ठीक है। अब ये तो बहुत ही पुराना पूछा है, उस समय तो चेंजेस हुए नहीं थे, तो इस वजह से आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ ये ऑप्शन में मिलेगा। और नहीं भी मिले तो बस राजनीति विज्ञान भी मिलेगा, तो भी आप इसके साथ चले जाना। मतलब अगर ये वाली लाइन मिलती है, तीसरा 43 का। 44 देखिए, आगमनात्मक इंडक्टिव लर्निंग इज कॉन्ट्राडिक्टरी टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग अप्रोचेस। आगमनात्मक अधिगम निम्नलिखित में से किस विधा का विरोधाभासी है, ये आपसे पूछ रहा है। और ये है एक्सपोजिटरी, मतलब व्याख्यानात्मक शिक्षण, ठीक है। चलिए 44 का 1 हो गया। एक पैडागॉजी का पूछ लिया है बीच में, फिर से पैडागॉजी आ गया। 45,
ए और बी को पढ़ो और सही उत्तर का चयन करो। आलोचनात्मक सोच धारणाओं के निर्माण तथा विचारों के अनुप्रयोग और विस्तार को बढ़ावा देती है, या दूसरों के तर्कों और विश्वासों को समझने और मूल्यांकन करने में मदद नहीं करती। तो देखिए, ए तो सत्य है कि क्रिटिकल थिंकिंग से आप दूसरे के विचार अनुप्रयोग को बढ़ावा दे सकते हो, और तर्क और विश्वास को समझने में मदद भी मिलता है आलोचनात्मक सोच से। तो इसने नहीं लगाकर गलत कर दिया है, तो ए सही है, बी गलत है। ओके, चलिए, अनुभवजन्य साक्ष्य क्या होता है? व्हाट इज एन एम्पेरिकल एविडेंस? देखो, अनुभव जानने का मतलब क्या होता है? एक्सपीरियंस आपको खुद मिलेगा, ठीक है, आप खुद से सीखोगे अपने सेंसेस के थ्रू, इसी को बोलते हैं। मान लो मैं आपको कहीं ले गई घुमाने के लिए, तो क्या आप मेरे सेंसेस से सीख रहे हो क्या? नहीं, आपको एक्सपीरियंस हो रहा है खुद के इंद्रियों से, आप खुद से देख रहे हो, सोच रहे हो, हाथों से उसको टच कर रहे हो, और इसी को बोलते हैं कि इंद्रियों के माध्यम से आपने वास्तविक दुनिया में एकत्रित आंकड़े, ठीक है, सेंसेस से ही रिलेटेड है। जब भी आपसे एम्पेरिकल एविडेंस पूछेगा और कहीं पर भी आंसर इंद्रियों के माध्यम से, थ्रू द सेंसेस लिखा है, आप उसी के साथ जाना, बाकी कुछ पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। पहला 47 देखिए, भौतिक विशेषताओं के मॉडल शिक्षण के लिए सबसे बेस्ट क्या है? इन चारों में से, मतलब मॉडल्स की बात हो रही है, तो इसमें से क्या होगा? और आप जानते हो कि हम ज्योग्राफी, भूगोल का ही तो देखा होगा आपने, हम भूगोल से कोई अगर टीचर बोले मॉडल बनाना है तो हम भूगोल का ही कोई टॉपिक, ज्योग्राफी का ही कोई टॉपिक उठाएंगे, ठीक है, क्योंकि एक तरीके से आप देखो तो सुटेबल होता है टीचिंग के लिए। सो ऑप्शन नंबर थर्ड। 48 देखिए, स्थानीय समाचार पत्र से मौसम की जानकारी का संग्रह किस प्रकार का स्रोत है? और ये आएगा प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक स्रोत आपसे पूछेगा कि किसको प्राथमिक बोलते हैं, किसको द्वितीयक बोलते हैं, किसको, जैसे कि राज सुंदरी देवी का जो आत्मकथा है अमार जीवन, ये एक प्राथमिक स्रोत है क्योंकि उन्होंने खुद लिखा है। अब उसको आपकी किताबों में छाप दिया गया है एनसीईआरटी की, तो आपका द्वितीयक हो गया। और तृतीयक में तो आप जानते ही हो, सारी सर्विसेज हो गई, बैंकिंग, टीचिंग, ये सब कुछ तृतीयक में है। तो मौसम की जानकारी आपने समाचार पत्र से इकट्ठा किया है, तो आप इसको क्या बोलोगे? द्वितीयक बोलोगे, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी वो समाचार पत्र में आपने वहां से छाप लिया है, तो ये दूसरा ही तो होगा। 49 देखिए, सीखने की अक्षमता वाले शिक्षार्थी किस प्रकार की कक्षा में अन्य छात्रों के साथ सीखते हैं? और जब भी आपको ये सारे वर्ड्स दिखेगा और कहीं पर भी आपको समावेशी दिख गया, आंख बंद करके उसके साथ जाओ, गोले बना के आगे बढ़ो। समावेशी वर्ड हर हमेशा ही बेस्ट माना जाता है, क्योंकि हम इसमें हर एक बच्चे को, चाहे वो कैसा भी हो, सबको एक साथ बैठाकर पढ़ाते हैं इक्वालिटी के साथ, ठीक है, इंक्लूसिव। सभी बच्चे विकास के समान अनुक्रम से गुजरते हैं, लेकिन विभिन्न दरों से। इसलिए शिक्षक को पूरी तरह से कक्षा के लिए नहीं, बल्कि व्यक्तिगत बच्चों और छोटे समूहों के लिए गतिविधियों की योजना बनानी चाहिए। ये किसने बोला है? और ये बोला है जीन पियाजे ने, क्योंकि जीन पियाजे की स्टेजेस तो आपने पढ़ा ही होगा ना, स्टेजेस में दिया है इन्होंने, क्योंकि हर एक एज के बच्चे का डेवलपमेंट अलग होगा, अलग रेट से होगा। तो आपको कोई भी एक्टिविटी क्लास के लिए नहीं, बल्कि इंडिविजुअल बच्चों के लिए या फिर छोटे छोटे ग्रुप्स की एक्टिविटीज़ के लिए प्लानिंग करनी चाहिए, और ये बोला है जीन पियाजे ने। तो यहाँ तक हमने कर लिया। एक छोटा सा टेस्ट था एग्जाम से पहले, बाकी मैं नहीं चाहती कि आपका समय वेस्ट हो, और लंबी वीडियोस देने का आज कोई मतलब नहीं है, क्योंकि पर्सनली मैं बिलीव करती हूँ कि आज के दिन आपको रिवीजन करना चाहिए, ना कि वीडियोस, ठीक है, वीडियोस देखना चाहिए। तो अपनी नोट्स का रिवीजन करो, प्रीवियस क्वेश्चंस करो। आपने नहीं पढ़ी है एनसीईआरटी, तो आप एनसीईआरटी पढ़ लो, अभी भी समय है, मतलब थोड़ा बहुत तो आपको पढ़ ही सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप सभी को ऑल द बेस्ट, आप सभी का पेपर बहुत अच्छा होगा।